एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंस टू क्लासेस एंड दिस इज नैनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज ही हमारा सीडीपी का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मैं आपको 2 लेक्चर्स दे चुकी हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं जो आपको सीडीपी पढ़ा रही हूँ वो ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, जो आपके टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ा रही हूँ। और यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बेसिक टू एडवांस तक लेकर जाऊँगी। आज के इस वीडियो में हम विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने लिखा है फ्राइड 5, कलसरिक 10, प्याजे 4, ब्रूनर 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि विकास की अवस्थाओं के जो आपकी दी गई है फ्राइड के द्वारा 5 दी गई हैं। फ्राइड ने विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी? 5 अवस्थाएं बताई हैं। आपको बस इतना जानना है कि विकास की 5 अवस्थाएं किसने बताई हैं? फ्राइड ने बताई हैं। 5 कौन कौन सी हैं आपको नहीं जानना है, ठीक है? जो जानना है वो मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट मैंने लिखा है काल्सेनिक ने जो आपकी 10 बताई। काल्सेनिक का महत्वपूर्ण है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विकास की 10 अवस्थाएं किसने बताई है, तो काल्सेनिक ने बताई है। ठीक, मनोवैज्ञानिक का नाम याद रखना है, कितनी अवस्थाएं बताई है ये याद रखना है। जीन प्याजेट ने जो है आपकी 4 अवस्थाएं बताई हैं विकास की, और वो 4 अवस्थाएं कौन सी है वो आप आगे पढ़ेंगे। ब्रूनर ने आपकी 3 ही अवस्थाएं बताई हैं विकास की, जो कि आपको जानने की जरूरत नहीं, बस आपको नंबर याद रखना है कि 3 बताई हैं। ठीक, अब 2 ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनकी जो अवस्थाएं हैं, जिन्होंने जो अवस्थाएं दी हैं विकास की, वो आपको जानना है। फिर हम देखेंगे कि स्टडी के हिसाब से हमें जो 3 अवस्थाएं पढ़नी होंगी वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। हमें उन्हीं तीनों अवस्थाओं के बारे में सारी स्टडी करनी है, ठीक है। तो रॉस ने जो है आपकी 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें उन्होंने पहली बताई है शैशवावस्था। शैशवावस्था का जो समय है इन्होंने कब से कब तक बताया? इन्होंने 0 से 2 वर्ष का बताया है। क्या बताया है? 0 से 2 वर्ष का बताया है। फिर इन्होंने प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो समय है 3 से 6 वर्ष का बताया है। किससे? 3 से 6 वर्ष का। बाई का मतलब ईयर है, यानी कि वर्ष है। अगला है आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का जो समय है इन्होंने 6 से 12 वर्ष का बताया है। कब से? 6 से 12 वर्ष का बताया है। किशोर अवस्था का जो समय है इन्होंने 12 से 18 वर्ष का बताया है। ठीक, तो ये हुए आपके रॉस। अब बात करते हैं हम हरलॉक महोदय की। तो हरलॉक ने जो है आपके जो अवस्थाएं दी हैं ये महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। इन्होंने गर्भावस्था का जो समय है वो जन्म से पूर्व का माना है। कब से माना है? जन्म से, जो बच्चा होता है उसके जन्म से पहले का जो समय है वो गर्भावस्था कहलाएगा। दूसरी जो अवस्था इनके द्वारा दी गई वो दी गई है प्रारंभिक शैशवावस्था, जो कि इन्होंने जन्म से 14 डेज तक की मानी है। 14 दिन लिखा हुआ है, 14 डेज तक का इन्होंने माना है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि आपके जन्म से 14 दिन की जो अवस्था है प्रारंभिक शैशवावस्था, ये किसने मानी है? हरलॉक महोदय ने मानी। नेक्स्ट है शैशवावस्था, जो कि इन्होंने 14 डेज से आपका जो है 2 ईयर तक माना है। ठीक है, ये वाई का मतलब ईयर है, यानी कि वर्ष है। तो 14 दिन से लेके 2 वर्ष तक का जो समय है वो शैशवावस्था का माना है। किसने? हरलॉक महोदय ने। बाल्यावस्था की अगर बात करें तो बाल्यावस्था का समय इन्होंने 2 से 11 वर्ष का बताया है। कितने से? 2 वर्ष से लेके आपका 11 वर्ष का जो समय है वो इन्होंने बाल्यावस्था को दिया है। अगला जो इन्होंने बताया वो बताया है प्रारंभिक किशोरावस्था, जो कि इन्होंने 11 वर्ष से 13 वर्ष का बताया है। क्या बताया है? 11 से 13 वर्ष का जो समय है इन्होंने किसको दिया है? प्रारंभिक किशोरावस्था को। इसके बाद का जो समय है 13 से 17 ईयर का इन्होंने किशोरावस्था को दिया है। और उत्तर किशोरावस्था इन्होंने जो है 17 से 21 वर्ष की बताई है। तो ये जो है हरलॉक महोदय के द्वारा विकास की अवस्थाएं दी गई, जो कि आपको याद रखना है। ये 2 ही मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिनकी अवस्थाएं आपको याद रखना है, बाकी का नंबर आपको याद रखना है, जिसमें से काल्पनिक महत्वपूर्ण है। ठीक, प्याजेट तो आपको याद ही हो जाएंगे क्योंकि मैं पढ़ाऊंगी उनके बारे में आगे आपको। अब ये तो आपके देखिए इतने सारे होंगे, अब हर किसी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ सकते हम, तो अध्ययन के दृष्टिकोण से हमारा जो स्टडी के हिसाब से हमें 3 अवस्थाएं ही पढ़नी होती हैं। ठीक है, कितनी? 3 अवस्थाएं पढ़नी होती हैं। सबसे पहली अवस्था हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं शैशवावस्था, जिसे आप कहते हैं इन्फेंसी। क्या कहते हैं? इन्फेंसी। इन्फेंसी का जो समय बताया गया है वो आपका कब से बताया? 0 से 6 वर्ष का बताया गया है। कब से? 0 से 6 वर्ष का बताया गया है, याद रखिएगा। कई जगह आपको 0 से 2 वर्ष का भी मिलेगा, याद रखिएगा आप लोग इस चीज को भी। अगला आपका जो बताया गया है वो बताया गया है आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का जो समय है जिसे आप चाइल्डहुड कहते हैं वो आपका 6 से 12 वर्ष का होता है। कब से? 6 से 12 वर्ष का होता है। चाइल्डहुड का जो टाइम है वो 6 से 12 वर्ष का होता है। ये जरूर से आपको याद रखना है क्योंकि हमें पढ़ना ही नहीं को है। नेक्स्ट है आपका किशोरावस्था, जिसे आप एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस का जो समय है ये आपका कब से कब तक माना गया? 12 से 18 वर्ष का जो समय है वो आपका एडोलेसेंस माना गया है, यानी कि किशोरावस्था को माना गया है। ठीक, तो ये रही आपकी विकास की अवस्थाएं। जो हमें पढ़ना है वो हमें ये पढ़ना है, और हम सबसे पहले आज जो अध्ययन करेंगे वो शैशवावस्था का करेंगे। किसका? शैशवावस्था का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं शैशवावस्था के बारे में।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम शैशवावस्था से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उनको देखते हैं, और आप सभी को पता है कि आपकी परिभाषाएं कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण। उसके बाद हम देखेंगे कि शैशवावस्था में हमारा शारीरिक विकास कैसा होता है, मानसिक विकास कैसा होता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेशन देखना है, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डेफिनेशन आपको मैं आसानी से याद करवा दूंगी, डोंट वरी। आपको बस क्या करना है, जो की पॉइंट मैं आपको बताऊं बस आपको वो की पॉइंट्स याद रखने हैं और आपको आसानी से याद हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो डेफिनेशन लिखी है वो फ्राइड ने लिखी है। फ्राइड ने कहा है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो 4 से 5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है। ऐसा किसने कहा है? फ्राइड ने कहा है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है। कब से? 4 से 5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है, ऐसा फ्राइड ने कहा है। तो आपको 4 से 5 वर्ष की अवस्था को नीचे आपको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। आपको इससे याद ये हो जाएगा कि 4 से 5 वर्ष की अवस्था में जो कुछ बनना होता है ये किसने कहा है? तो ये फ्राइड ने कहा है। किसने? फ्राइड ने। तो की पॉइंट आपके लिए क्या हुआ? 4 से 5 वर्ष की अवस्था में, ठीक, इतना आपको याद रखना है। अगला आता है एडलर ने। एडलर ने कहा है जन्म के स्थान की बात कही है कि जीवन में जो स्थान है वो जन्म की कुछ माह बाद ही निश्चित किया जा सकता है। जन्म के कुछ माह बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि बालक का जीवन में क्या स्थान है। अब इन्होंने तो यही वाली बात कह दी ना कि ललना के गुण पलना में दिख जाते हैं। आप सभी ने ये कहावत कहीं ना कहीं सुनी होगी कि ललना के गुण किस में दिख जाते हैं? पलना में दिख जाते हैं ना। पालना कहें या पलना कहें, उसमें दिख जाते हैं। ये एडलर ने यही बात कह दी है ना। ये आए, इन्होंने ये बात कही, अब हमें इनको याद रखना पड़ रहा है। यही हमारे घर वाले बोलते थे तो हमें समझ में नहीं आता था, है ना। एडलर ने कहा है कि जन्म के कुछ माह बाद ही ये निश्चित कर सकते हैं, डिसाइड किया जा सकता है कि उसका जीवन में क्या स्थान होगा। ये किसने कहा? एडलर ने कहा है। फ्राइड ने वही क्या कहा है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो 4 से 5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है। ऐसा किसने कहा है? फ्राइड ने कहा है। एडलर आए, एडलर ने कह दिया, एडलर ने कहा लालना के गुण पालना में दिख जाते हैं। इससे आपको याद रखना है कि लालना के गुण किस में दिख जाएंगे? पालना में दिख जाएंगे, ठीक है। अगला है स्ट्रेंग। स्ट्रेंग महोदय ने क्या कहा है? भावी जीवन के शिलान्यास के बारे में कहा है स्ट्रेंग महोदय ने। तो आपको भावी जीवन के शिलान्यास जहां दिख जाए तो आपको टिक कर देना है स्ट्रेंग महोदय पर। स्ट्रेंग ने कहा है कि जन्म के 3 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ये देखिए कितने एडवांस लेवल के हैं। हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमारा जन्म कब हुआ है। हम तो छोड़िए, हमारे माता पिता को नहीं पता है हम किस डेट में पैदा हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई जन्म के 3 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। तो आप सोच सकते हैं, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी मम्मी पापा को नहीं पता है कि कब हुए थे। मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ तो मम्मी पूछती है गर्मियों में पैदा हुई थी। पापा से पूछती तो पापा कहते हैं बेटा तुम सर्दियों में पैदा हुई थी। एंड दादी तो है नहीं, लेकिन जब दादी थी तो उनसे पूछा था तो कहती तुम तो बसकाए में पैदा हुई थी, मतलब तुम बारिश के टाइम पैदा हुई थी। आज तक किसी को नहीं पता है कि कब पैदा हुए थे। और इधर ये महोदय कह रहे हैं कि जन्म से 3 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास कर ले रहा है। लेकिन अब याद तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। अगला आप देखेंगे थर्ड टाइप का। तो थर्ड टाइप ने जो है स्वप्न की बात कही। किसकी? अर्ध स्वप्न की बात कही है कि आपका जो बालक होता है, आपका जो 3 से 6 वर्ष का बालक होता है वो प्राय अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। किस में रहता है? अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है, ठीक। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि किसने कहा ऐसा, ये कथन किसका है, ऐसा पूछा जाता है आपसे परीक्षा में कि दिया गया कथन किसका है, कथन जो है आपसे बोला जाएगा कि 3 से 6 वर्ष का बालक प्राय अर्ध स्वप्न में रहता है। 4 ऑप्शन दिए गए, न्यूमैन, थॉर्नडाइक, स्किनर, और आपको एक और एडलर ऑप्शन दे दिया गया। तो आपको पिक करना है थॉर्नडाइक पे, ठीक। एक यहाँ पर डेफिनेशन रह जा रही है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है, एक आपके वैलेंटाइन आए थे। ये फेब्रुअरी वाले वैलेंटाइन नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं। एक तो आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा वैलेंटाइन्स रूल के बारे में, जिन्होंने आपके बाल गंगाधर तिलक के बारे में बहुत ही गंदी बात कही थी। लेकिन खैर कोई नहीं, वो तो हमारे हिस्ट्री की बात हो जाती है। लेकिन ये वैलेंटाइन है, ये अलग है, ठीक है। एक वैलेंटाइन वो है जो आप सेलिब्रेट करते हैं और एक्साइटेड होते हैं, लेकिन ये अलग है। उन्होंने कहा है आपकी वैलेंटाइन में कि शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है। किसका? सीखने का अनोखा काल कहा गया आपकी शैशवावस्था को। ये आपको बिल्कुल रट लेना है, और ये आपकी परीक्षा में अक्सर आपसे पूछा जाता है कि सीखने का अनोखा काल किसको कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। आपको याद होना चाहिए कि शैशवावस्था को कहते हैं। किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। लिख लीजिए इसको, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वैलेंटाइन के बारे में। क्या कहा है वैलेंटाइन ने? शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है।
तो सीखने का अनोखा काल अगर कहा जाए तो सीखने का अनोखा काल वैलेंटाइन ने कहा है। ठीक, यहाँ पर आपको पांचों के बारे में याद रखना, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन्हीं से पूछा जाता है आपसे परीक्षा में प्रश्न। जल्दी जल्दी आप लोग मेरे साथ बोलिए, साथ में ही सबको बोला है। फ्राइड ने क्या कहा है? देखिए, फ्राइड ने कहा है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है। कब से? 4 से 5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है, ऐसा फ्राइड ने कहा है। फिर एडलर आए, एडलर ने कहा कि जन्म की कुछ महावादी निश्चित कर सकते हैं कि जीवन में क्या स्थान होगा। इसको तो आप लालना की गुण पालना में से याद रख सकते हैं आसानी से। स्ट्रेंग आए, इन्होंने जीवन की जो है भावी जीवन के शिलान्यास के बारे में कहा है कि जन्म के 3 वर्ष में आपका जो है बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास कर लेता है, ऐसा किसने कहा? स्ट्रेंग ने कहा। उसके बाद थॉर्नडाइक आए। थॉर्नडाइक का ये कहना है कि 3 से 6 वर्ष का बालक प्रायः अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। वैलेंटाइन ने तो एक सिंपल सी ही परिभाषा दी है कि शिशुअवस्था सीखने का अनोखा काल है। ये हो गया आपका सारी की सारी डेफिनेशन के बारे में जो आपसे पूछी जा सकती है। नोट कर लीजिएगा, सारी डेफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हमें यहाँ पर पढ़ना है कि शिशुअवस्था की विशेषताओं के बारे में। शिशुअवस्था की विशेषताओं में हम सबसे पहले पढ़ेंगे शारीरिक विकास। क्या पढ़ेंगे? शारीरिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शारीरिक विकास में आपको ये देखना है कि शिशुअवस्था में बालक का शारीरिक विकास कैसा होता है। जब बालक शिशुअवस्था में होता है तो उस बालक का जो शारीरिक विकास है बहुत ही तीव्र होता है। क्यों होता है तीव्र? ऐसा क्या होता है बालक में? समझिए इस चीज को, आप सभी को पता होगा। जब बालक अपना छोटा होता है, जो बालक नवजात शिशु होता है, उसमें मांसपेशियों की संख्या ज्यादा होती है, मांसपेशियां होती हैं। मांसपेशियां अधिक होने की वजह से उसका शारीरिक विकास तीव्र होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है तो वो मांसपेशियां आपकी किसमें? हड्डी में परिवर्तित होने लगती है, तो बालक का विकास थोड़ा सा धीमे धीमे होने लगता है। ठीक, ये आपको समझना था कि क्यों तीव्र होता है, क्योंकि शिशुअवस्था में बालक में मांसपेशियां होती है। नवजात जो शिशु होता है आप देखेंगे तो उसमें मांसपेशियां होती हैं, जिस वजह से उसका विकास जो है तीव्र होता है। जितना छोटा बालक होगा, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट पूछा गया है कि किस अवस्था में हमारा शारीरिक विकास तीव्र होगा। शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो शिशुअवस्था में तीव्र होगा, क्योंकि बालक जितना छोटा होगा उसका शारीरिक विकास उतना ही तीव्र होगा। बालक जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है उसका विकास भी धीमे धीमे होता है फिर। ठीक, तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। बालक जितना छोटा होता है, बालक जितनी कम उम्र में होता है, उसका विकास जो है, उसका शारीरिक विकास उतना ही तीव्र होता है। ठीक, ये पॉइंट जरूर से नोट कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है। आप अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी तो हर तरीके के क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलेंगे। तो पहला पॉइंट आपने ये नोट कर लिया कि मांसपेशी, जो नवजात शिशु होता है उसमें मांसपेशियों की संख्या अधिक होती है। मांसपेशियों की संख्या अधिक होने से बालक का शारीरिक विकास जो है वो शिशुअवस्था में तीव्र होता है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अब शारीरिक विकास में सिर्फ इतना तो नहीं आता है, हमें ये भी पढ़ना होता है कि हमारा ऊंचाई कितनी होती है, भार कितना होता है, सिर या मस्तिष्क का भार कितना होता है, हड्डियां कितनी होती है, दांत कितने होते हैं, अन्य अंग हमारे किस तरीके से होते हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी होती है। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे बालक की ऊंचाई। नवजात शिशु की ऊंचाई कितनी होती है बताइए जल्दी से आप लोग। जो नवजात शिशु होता है, मैं इसको पहले हटा देती हूँ ताकि मैं लिख पाऊँ। ठीक, एक एक पॉइंट बढ़िया से समझेंगे। एक भी चीज आपकी ऐसी नहीं रहेगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। बहुत ही आसान है और आसान भाषा में आप समझ भी जाएंगे। जैसे मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ, आपको हेडिंग डालनी, सब हेडिंग डालनी है शारीरिक विकास में ऊंचाई। सब हेडिंग डालिए आप लोग, जब तक मैं थोड़ा सा समझ लेती हूँ। आप लोग सब हेडिंग डालिए। क्या लिखेंगे? ऊंचाई, सब हेडिंग लिखना है आपको। उसके बाद आपको ऊंचाई में क्या लिखना है? ऊंचाई में आपको सिंपली लिख लेना है कि नवजात शिशु की ऊंचाई कितनी होती है? 51 सेंटीमीटर होती है। दैट्स इट। आपको क्या लिखना है? नवजात शिशु, पूछा जाता है परीक्षा में आपसे, नवजात शिशु की ऊंचाई कितनी होती है? 51 सेंटीमीटर होती है। ठीक, ये लिख लेना है। अब एक चीज और यहाँ पर याद रखना है, देखिए बालक भी होती है, बालिका भी होती है ना, तो शिशुअवस्था के दौरान आपके बालक का विकास बालिकाओं के विकास से तीव्र होता है। ये चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। शिशुअवस्था में ध्यान से सुनिए, शिशुअवस्था में आपके बालक का जो विकास है वो बालिकाओं की अपेक्षा तीव्र होता है। ये भी पॉइंट आपको लिख लेना है कि शिशुअवस्था में बालकों का विकास बालिकाओं की अपेक्षा जो है आपका तीव्र होता है। ठीक, ये आपको लिख लेना है, इसके नीचे ही लिख लीजिएगा। नवजात शिशु की ऊंचाई आपने लिख ली। अब हम बात करते हैं भार की। किसकी बात करते हैं? भार की बात करते हैं। आइए देखते हैं भार। अगर मैं बात करूं नवजात शिशु के भार की, तो ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है आपसे, नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो आप कहेंगे 3 किलो होता है ना, 3 kg। वेरी गुड। अगर आपसे पाउंड में पूछा जाए तब आप क्या जवाब देंगे कि कितने पाउंड होता है? 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड, 4 पाउंड, 5 पाउंड, कितने पाउंड होता है? सोचिए जरा आप, शायद आपने कभी पढ़ा हो।
तो नवजात शिशु का आप भार यहाँ पर लिख लीजिएगा। नवजात जो शिशु है आपका, नवजात शिशु का भार कितना होता है? 3 किलोग्राम होता है। या फिर पाउंड में अगर पूछा जाए, या 7 पाउंड आप कर सकते हैं, ठीक है, 7 पाउंड होता है। ठीक, अगर कभी पूछा जाए कि नवजात शिशु का भार कितने पाउंड होता है, तो 7 पाउंड है, 3 किलोग्राम होता है। ये आपको याद रखना है, ये भार हो गया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर सारी की सारी चीजें, आपको बिल्कुल इन पर गौर फरमाना है, कहीं से आपको ध्यान अपना भटकाना नहीं है। थोड़ी देर की बात है, उसके बाद आप एंजॉय करिएगा अपना, जब तक वीडियो देखना है तब तक वीडियो देखिए। अगला है सिर या मस्तिष्क। अगर मैं बात करूं सिर या मस्तिष्क की, तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है सिर या मस्तिष्क। अब समझिएगा इसको आप लोग, सिर या मस्तिष्क को ध्यान से। ठीक, नवजात जो शिशु होता है, आप लोगों ने देखा होगा, अपने घरों में देखा होगा, या फिर अगर घर में कोई छोटा बच्चा नहीं होगा तो रिश्तेदारों में देखा होगा। ठीक, तो आपने देखा होगा कि जो नवजात शिशु होता है उसका सिर ना थोड़ा सा बड़ा दिखता होगा आपको। जैसे अगर बाकी के जो बॉडी है उसके हिसाब से अगर आप देखें, नन्हे नन्हे से हाथ होते हैं, उसके छोटे छोटे से पैर होते हैं, लेकिन उसका सिर बड़ा होता है। कैसा होता है? सिर बड़ा होता है। तो यही आपको नोट करना है कि नवजात शिशु का जो आपका सिर है, सिर आपका बाकी शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। ठीक है, तो लिखिए नवजात शिशु का सिर नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। शरीर की अपेक्षा कैसा होता है? बड़ा होता है। ठीक है, नोट कर लिया इतना आपने। नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा कैसा होता है? बड़ा होता है। ठीक है, अगर मैं इसी को पूछूं कि कितना होता है लगभग, तो आप ये कहेंगे कि नवजात शिशु का जो सिर है, सिर की लंबाई शरीर की लंबाई का 1/4 भाग होती है। कितना? 1/4 होती है, यानी कि 1/4 होती है। समझ गए इतना? मैंने कहा, क्या कहा, फिर से सुनिए। मैंने कहा है कि नवजात शिशु के सिर की लंबाई, अभी तो मैंने ये कहा है कि सिर जो है बड़ा होता है, लेकिन हमें ये तो पता नहीं चाहिए कितना बड़ा होता है भैया, 2 गुना 3 गुना कितना होता है, ये पता होना चाहिए हमें। तो नवजात शिशु का आपका जो सिर है, यहीं पे लिख लीजिएगा। अगर आप लोगों की जो है इजाजत हो तो मैं इसको हटा दूं, ताकि मैं बाकी सारी चीजें नोट कर पाऊं, क्योंकि आप सबने ये तो नोट कर ही लिया होगा। अगर नहीं भी किया है तो कर लीजिए एक बार, मैं थोड़ा सा रुक जाती हूँ अभी। ठीक, कर लीजिए आप लोग इसको नोट, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। कर लिया? देखिए, लिख लीजिए यहाँ पर नवजात शिशु के सिर की लंबाई। अब मैं इसको हटा देती हूँ, आप लोगों ने लिख लिया है, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ आप सभी से। नवजात शिशु के सिर की लंबाई कितनी होती है? मैंने कहा है सिर की लंबाई शरीर की 1/4 भाग होती है। कितना? नवजात शिशु के सिर की लंबाई शरीर का 1/4 होती है। कितनी होती है? 1/4 होती है। सिर की लंबाई मैंने बताई कि नवजात शिशु के सिर की लंबाई शरीर का 1/4 होती है। 1/4 भाग कहें, 1/4 होती है, आप देख लीजिएगा इस चीज को अपनी भाषा में। ठीक है, अब यहाँ पर मस्तिष्क की बात आती है कि नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। अगर मैं एक वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का भार आपसे पूछूं तो कितना होता है? जल्दी से आप लोग बताइए। एक प्रौढ़ व्यक्ति के जो है आपके मस्तिष्क का भार अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे हमारा 1350 से लेकर 1450 ग्राम के बीच में होता है। यही होता है कि नहीं? आप लोग देख लीजिएगा अपना। ठीक, अब मैंने यहाँ क्या कहा कि नवजात शिशु का मस्तिष्क जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? लगभग 350 ग्राम। ध्यान से सुनिए, अभी तो मैंने नवजात की बात कही है। कितना होता है? लगभग 350 ग्राम होता है। इसको भी मैं हटा दे रही, एडलर को भी हटा दे रही। एडलर के बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया है और आपको समझ में भी आ गया है, तो ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। स्टूडेंट को भी हटा ही दे रही है, वो आपने लिख ही लिया है
है ना। सोच रहे हो कि मैं एक एक करके सारा मिटा दे रही हो। चलो, नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? 350 ग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है? 350 ग्राम होता है। अब ये तो आपने जान लिया, लेकिन एक पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आप सभी को पता है, शिशुअवस्था आपका 0 से 6 वर्ष माना जाता है। ठीक, अब आपको यहाँ पर ये जानना है कि आपका जो मस्तिष्क है 6 वर्ष में, जो बालक 6 वर्ष का होता है, 6वें वर्ष में बालक के मस्तिष्क का भार जो है आपका कितना हो जाता है? आपका लगभग प्रौढ़ व्यक्ति के मस्तिष्क का जो भार है उसका लगभग 90% भाग हो जाता है। कितना? 90% आपका विकसित हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या लिखना है? आपको ये लिखना है कि 6वें वर्ष में, किसमें? 6वें वर्ष में ध्यान से लिखिएगा, 6वें वर्ष में बालक के मस्तिष्क का भार लगभग 1250 ग्राम हो जाता है, जो कि प्रौढ़ व्यक्ति के मस्तिष्क का लगभग कितना होता है? 90%। अब ये आपसे पूछा जाता है एज इट इज, तो आपको याद रखना है कि प्रौढ़ व्यक्ति के मस्तिष्क का लगभग 90% भाग जो है आपका कब विकसित होता है? 6वें वर्ष में हो जाता है। तो ये भी पता होना चाहिए कि प्रौढ़ व्यक्ति जो है उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है भैया, तो लिख लीजिए यहीं पर। ठीक है, प्रौढ़ व्यक्ति के मस्तिष्क, ठीक है, सारा खेल मस्तिष्क का है आपके, है ना। मस्तिष्क का भार 1350 से 1450 ग्राम के बीच होता है। ठीक, इतना पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लीजिएगा। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो मैंने उस दिन के जैसा कर दिया हो, क्योंकि उधर थोड़ा थोड़ा दिख नहीं रहा था। चलिए, अगर नहीं भी होगा तो आप लोग बोल रहे हो ना, उससे आप कनेक्ट करके लिखिएगा। ठीक, इतना आपने समझ लिया अभी कि प्रौढ़ व्यक्ति के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? 1350 से 1450 ग्राम होता है, जिसका लगभग 1250 ग्राम हमारा 6वें वर्ष में विकसित हो जाता है, जो कि प्रौढ़ व्यक्ति के मस्तिष्क का लगभग 90% होता है। कितना? 90% होता है। चलिए, इतना आपने जान लिया, यही आपको जानना था खाली। अब बात करते हैं हम हड्डियों की। किसकी? हड्डियों की। आइए देखते हैं। अब जगह तो नहीं बची तो मैं यहाँ पर बता दे रही, कोई बात नहीं। आपको अगला पॉइंट इसी में नोट करना है। देखो, इसको सब पॉइंट के रूप में मैं बता रही हूँ, ऐसे सब पॉइंट बना के लिखना है आपको। अगला आपको क्या लिखना है? हड्डियां लिखना है। क्या लिखना है आपको? हड्डियां लिखना है। ठीक है, हड्डियां। इतना आपने लिख लिया तो मैं आगे बढ़ूं? बताइए आप सभी लोग, जल्दी बताइए कि आप लोगों ने लिखा है कि नहीं लिखा है। इतना लिखा? चलिए, अगर मैं हड्डियों की बात करूं कि जो आपका नवजात शिशु जो होता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो जल्दी से बताइए कमेंट करके आप लोग कि जो नवजात शिशु होता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है आपकी। लगभग जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत ही सिंपल है और शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या अगर देखी जाए तो 270 होती है। कितनी? 270 होती है। देखिए, आपको शब्दों पर ध्यान देना है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आप बाल्यावस्था पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपसे मैं जो है बात करूंगी कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज परीक्षा में पूछा जाता है सीधा सीधा। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लिख लीजिएगा। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या अभी मैं हट जाऊंगी तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 270 होती है। अब बात ये आती है कि जो नवजात शिशु होता है उसमें हड्डियां कैसी होती हैं? लचीली होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। ठीक है, तो ये लिख लेना है आपको। ठीक, कि नवजात शिशु में नवजात शिशु की हड्डियां
कैसी होती हैं? लचीली होती हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल जिन्हें आप कहते हैं, लचीली होती हैं। लेकिन ये हड्डियां हमेशा लचीली नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि आप सभी को पता है बच्चे बड़ा हो रहा है तो हड्डियों में भी मजबूती आएगी। हड्डियां में मजबूती आने का मतलब है हड्डियां आपकी कठोर हो जाती हैं। आगे चल के आपको मैं पढ़ाऊंगी कि हड्डियां कठोर कैसे होती हैं। तो हड्डियां जो कठोर होती हैं, एक आपका CA3PO4 का होल ब्रैकेट, इसकी वजह से जो है हड्डियां आपकी कठोर होती जाती हैं आगे चल के। लेकिन जो आपका नवजात शिशु है, नवजात शिशु में जो आपकी हड्डियां हैं वो कैसी होती हैं? लचीली होती हैं। ठीक, अब कठोर तो होना ही हड्डियों को, क्योंकि बच्चा बड़ा होगा, विकास होगा उसका, जब विकास होगा तो हड्डियों में भी मजबूती आएगी। हड्डियों में मजबूती कैसे? CA3PO4 के होल ब्रैकेट की वजह से आती है। तो ये आपने हड्डियां देख लिया। उसके बाद हम बात करते हैं दांत की। किसकी? दांत की। दांत देखते हैं, ठीक है, क्या होता है। आप सोच रहे हो मैम अपना दांत दिखा रही हो खाली, है ना। चलिए कोई नहीं, आप किसी के दांत देख पा रहे हैं, बहुत है। कहाँ लिखूं अब? यहीं पर बता दे रही मैं आपको, यहाँ पे। ठीक, दांत। अगर मैं बात करूं दांत की, तो दांत में आपको ये देखना है कि जो छोटा सा बच्चा होता है, नवजात जो शिशु होता है, तो उसके दांत तो नहीं होते हैं, है ना। लेकिन मुझे पहले ऐसा लगता था जब घर में कोई बच्चा नहीं था कि बच्चे के दांत जो है मतलब थोड़े बहुत उसको जो है बर्थ से ही मिलते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चे के दांत आना शुरू होते हैं। कब शुरू होते हैं? जब बच्चा 6 से 7 महीने का होता है। देखिए ये जो मैं आपको समय बता रही हूँ, ये वो समय बता रही हूँ जो बिल्कुल आपका स्टैंडर्ड जो बुक्स है उनमें दिया गया है। आपको कई जगह अलग अलग तरीके का मिलेगा, ये मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ। तो आप ऐसा याद रख सकते हैं जैसे 6 से 7 महीने का, लेकिन 6 से 7 महीने में अक्सर जो है कई बार नहीं निकलते हैं। 8 महीने के जब बच्चा होता है तो 8 महीने में बच्चे के दांत निकलना शुरू होते हैं। उसके तो दांत निकलते हैं, उसको तो खुशी होती है, लेकिन जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो वो दूसरे लोगों को दुखी कर देता है। उसको जैसे अगर आप लिए होगे तो जब बच्चे का दांत निकलता है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। तो बच्चे को आप खिला रहे हैं, वो तो खुश है कि भैया हमारे दांत आ रहे हैं, अब हम हंसेंगे, और दूसरे का जो है मजा खराब कर देता है। पता चले कि आपको पूरा खराब कर दिया उसने। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बच्चे के दांत निकलते हैं लेकिन वो हमारे ऊपर अपनी सारी करतूतें कर देता है। ठीक, तो जो बच्चा होता है उसका जो है दांत अगर देखा जाए तो 6 से 7 महीने में उसके अस्थायी, जिसे आप जो है क्या कहते हैं, आपके अस्थायी दांत यानी दूध के दांत जिन्हें आप कहते हैं वो। ठीक, तो बच्चे के जो दूध के दांत हैं अस्थायी जिन्हें कहते हैं, तो आपके 6 से 7 महीने में निकलना शुरू होते हैं। तो आपको यही लिख लेना है कि अस्थायी जो दांत होते हैं, अस्थायी कहें या फिर दूध के दांत जिन्हें कहते हैं आप, ये जो आपके निकलना शुरू होते हैं, ये आपका जब बच्चा 6 से 7 महीने का होता है, तो 6 से 7 माह में जब बच्चा होता है तो इस माह में आपके बच्चे के दूध के दांत या अस्थायी दांत निकलना शुरू होते हैं। ये आपको याद रखना है। अब बात ये आती है कि ये जो आपके दांत हैं, 1 मिनट आप दीजिएगा थोड़ा सा, ये कब तक निकल आते हैं ये भी तो पता होना चाहिए कि पूरे के पूरे कब तक निकल आते हैं। 6 से 7 माह। तो जब बालक 1 वर्ष का हो जाता है, 1 ईयर का जब हो जाता है, तो लगभग इसके जो है 20 जो दूध के दांत है वो निकल आते हैं। कितने? 20 जो दूध के दांत है ये निकल आते हैं। सारे दूध के दांत इसके 1 वर्ष का जब होता है तो ये तब निकल आते हैं। ठीक, मैंने क्या समझा है मैं फिर से समझाती हूँ कि जो बालक होता है उसके अस्थायी या दूध के दांत जिन्हें आप कहते हैं, ये 6 से 7 महीने का जब बालक होता है जब निकलना शुरू होते हैं, और 1 वर्ष की अवस्था में उसके टोटल 20 दूध के दांत निकल आते हैं। ठीक, ये चीज आपको समझनी थी जो आप समझ गए होंगे। अब बात आती स्थायी दांत उसके कब निकलते हैं, जो मजबूत होते हैं। तो स्थायी दांत जो निकलते हैं जब बालक आपका 4 से 5 वर्ष की अवस्था में होता है। कब? 4 से 5 वर्ष की। तो स्थायी की अगर मैं बात करूं तो आपको स्थायी लिख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ जो आपसे पूछी जाती है। स्थायी जो दांत निकलते हैं बालक के जब वो 4 से 5 वर्ष की अवस्था में होता है। किसमें होता है? 4 से 5 वर्ष में जब बालक होता है तो उसके स्थायी दांत निकलना शुरू होते हैं। कब निकलना शुरू होते हैं? 4 से 5 वर्ष की अवस्था में निकलना शुरू होते हैं। तो ये हो गए आपके दांत। लास्ट है आपका अन्य अंग। अन्य अंग में अगर मैं बात करूं नवजात शिशु की धड़कन की, तो नवजात शिशु की धड़कन अनियंत्रित होती है। ये आपको जरूर से याद रखना है और पूछा जाता है परीक्षा में। नवजात शिशु की धड़कन कैसी होती है पता होना चाहिए। अनियंत्रित होती है। लिख लीजिए आप लोग, अन्य अंग सब हेडिंग डालिए और लिख लीजिए। नवजात शिशु की धड़कन कैसी होती है? अनियंत्रित होती है। कैसी होती? अनियंत्रित होती है। यही आपको खाली याद रखना है बस। ठीक, तो याद रखेंगे कि नहीं आप लोग की नवजात शिशु की धड़कन कैसी होती है? अनियंत्रित होती है। चलिए आप लोग इसको पहले नोट करिए जल्दी से। ठीक, नोट कर लिया आप लोगों ने?
एक पॉइंट और आपको नोट कर लेना है यहाँ पर, नवजात शिशु की धड़कन अनियंत्रित होती है। प्रथम माह में जो आपका शिशु होता है इसकी जो धड़कन होती है 140 बार पर मिनट होती है। कितनी होती है? 140 बार। ठीक है, 140 बार पर मिनट होती है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आपका जो एक माह जो होता है, एक माह में बालक की जो धड़कन है वो कैसी होती है। एक माह का जो बालक होता है इसमें हृदय की जो धड़कन है वो आपकी 140 बार पर मिनट होती है। तो इसको आप लोगों को जरूर से याद रखना है और मैं आशा करती हूँ कि ये सारी चीजें आपको साधारण से साधारण भाषा में समझ में आ रही होंगी। और मैं यही आपसे कहती हूँ कि बस आपको पेशेंस रखना है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बस पेशेंस की आपके अंदर जरूरत है। पेशेंस के साथ साथ आप रिवीजन करते रहिए, समझते रहिए चीजों को, तो आपको समझ में आएगा। ठीक, तो ये रहा हमारा आज का तीसरा लेक्चर। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगता है, आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है, इतनी मेहनत मेरी दिखती है, तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।